80% क्वेश्चंस पे आप मेरे पे डिपेंड कर, चाहे वो प्रीलिम्स 2025 15 आउट ऑफ 17 इकोनॉमी क्वेश्चंस, चाहे ये मेंस 2025 17 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। अगर सिर्फ हमने GS3 के PYQs किए होते तो हम कितने क्वेश्चंस को आंसर करते? इस साल के आप 8 क्वेश्चन GS3 के कर लेते अगर आपने PYQs अच्छे से किए होते। इकोनॉमी का वेटेज बहुत अच्छा है। अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे 16 जून को मैंने ये टॉपिक लिस्टिंग दे दी थी। दिस इज समथिंग आई वुड से आई एम गोइंग टू अमेंड माय GS3। सो दिस इज व्हाट द डायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसा लगा ये तो यूपीएससी ने सेम क्लास से देख के बनाया। आपको लॉट ऑफ फैक्ट्स चाहिए। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है आप आंसर ना अच्छा नहीं कर पाओगे। लुक एट द फैक्ट। ये फैक्ट अगर आप लिखोगे कैसे यूपीएससी में आपके नंबर नहीं आएंगे। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू पल साइंस। आई एम प्रिटी श्योर कि जिन लोगों ने इस साल मेंस लिखा है उन्होंने अपनी पूरी जी जान मेहनत लगाई होगी, अपनी जितनी एनर्जी है वो इस मेंस को लिखने में लगाई होगी। बट एज इट सेज इट्स अ कॉम्पिटिशन। शायद कुछ लोग 14,000 में से जो कुछ लोग होंगे 2700-2800 लोग, दे विल बी बेटर ऑफ देन द अदर्स एंड दैट्स व्हाई दे माइट मूव टू द नेक्स्ट स्टेज, दैट इज इंटरव्यू स्टेज। बट क्या इसका ये मतलब है दैट द अदर पीपल वर नॉट गुड? आई वुड से नो। जो लोग मेंस लिखते हैं दैट डेफिनेटली वन कैन डेफिनेटली से दैट दे हैव अ गुड अबंडेंस ऑफ नॉलेज. They would have decent strategies also that how one can move to the another stage in the examination. But why are we here? Let me tell you guys, I am here to decode the mains paper analysis. आप लोगों ने बहुत देख लिए होंगे first reaction analysis, but I was waiting once the optional paper are done. And I'm not going to give you the analysis just by showing you, okay, this question is फ्रॉम हियर या हिंदू से आया फलाना ठिकाना। नो, मैं आपको कुछ एक दो आई ओपनर दिखाना चाहता हूं। सबसे पहली आई ओपनर अगर आप देखना चाहोगे 2025 का जो मेंस है, इसमें आप GS3 हटा दो। वी वर लकी, ऑनेस्टली वी वर लकी कि हमारी क्लास से डायरेक्टली आ गए। बट इफ आई टॉक अबाउट GS पेपर 1, 2 and 4, especially 2 guys, it brings out one very important insight is ये जो आप सुपरफिशियल लर्निंग करते हो ना, विदाउट इंटीग्रेशन, विदाउट अंडरस्टैंडिंग डीपर एनालिसिस, आपका एग्जाम में नहीं होगा। अगर आप लोगों ने प्रीलिम्स 2025 भी देखा हो, guys, the questions are going to be deeper, the questions are going to be analytical. आप लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे हो? Guys, grow up beyond this YouTube based classes. It's not only about now superficial learning. It's about the deeper analytical based understanding. It's not just only about the template कि ये template मिला मैं आंसर लिख के आ जाऊंगा चाहे कुछ हो जाए। आजकल क्या है ना, यूनिफॉर्म टेम्पलेट्स मिल रहे हैं, हर क्वेश्चन के यूनिफॉर्म टेम्पलेट्स, एक टेम्पलेट, 2 टेम्पलेट। मुझे आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने कितने टेम्पलेट यूज करके बताओ। Because the questions were analytical in nature. After this GS3 analysis, I'll also come up with GS2 analysis also. Because I feel that I'm pretty sure कि GS2 analysis may definitely आपको एक requirement. You need that analysis. But today, I'll be just focusing on GS paper 3 analysis, subject-wise analysis, and mainly the source tracing. The tracing that source, linkage with the PYQs, कि अगर सिर्फ हमने GS3 के PYQs किए होते तो हम कितने क्वेश्चंस को आंसर कर देते, how much. So all that thing we are going to discuss in this GS paper 3 analysis. But before I start, I'm really thankful to all the students, those who have shown love on our GS3 course, and I'm really grateful to the God also that somehow we are able to hit the mark. I always say कि 80% क्वेश्चंस पे आप मेरे पे डिपेंड कर। I don't say that कि अच्छा यार नहीं तुम 100%, 80% क्वेश्चंस आप मेरे पे डिपेंड कर, and somehow I'll be able to achieve that. चाहे वो प्रीलिम्स 2025 था 15 आउट ऑफ 17 इकोनॉमी क्वेश्चंस, चाहे ये मेंस 2025 है 17 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस। एंड लेट मी टेल यू, आई एम शोइंग दिस एज अ कंजर्वेटिव एस्टीमेट। क्यों? क्योंकि 2 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बिल्कुल नहीं है,
दो क्वेश्चंस आधे आधे आंसर होंगे, सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट हाईलाइटिंग 17। बट डू यू नो व्हाट, ये जो पेपर था ना इस बार का जीएस पेपर 3, आई वोंट से इट इज अ डिफिकल्ट साइड, इजी टू मीडियम, नॉट इवन मॉडरेट टू डिफिकल्ट, इट इज इजी टू मीडियम। तो इसमें ना होता क्या है कि एवरीवन स्टार्ट्स क्लेमिंग, है लिसन ये देखो मेरा यहां से आया, जस्ट ये देखो यहां से, I am here to show that whether our content can help you in answering all the questions or not। ऐसे तो नहीं कि सिर्फ अच्छा ये थीम ट्रेस करके आपने यहां डाल दिया ना, वो तो गाइस जब हमने 16 जून को जब मैंने टॉपिक लिस्टिंग बनाई थी ना जीएस पेपर 3 की, तभी मैंने बोल दिया था इसी में से आपके 80 क्वेश्चंस होंगे, और मैं दिखाऊंगा आपका 16 जून। एंड दैट टॉपिक लिस्टिंग ऑफ जीएस पेपर 3 हैज बिकम अ बेंचमार्क not just for students also but for the educators, those who want to deliver the GS3, for them also it has become a benchmark। यार ये टॉपिक भी तो जरूरी है, I'll show you that, but one by one we'll start with the subject wise, section wise analysis। if you look at the on an average year, GS paper 3 is more or less on a predictable lines। ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर नीचे चला गया, it was more or less on a predictable line। now when I say GS paper 3 is on a predictable line, तो इसमें जो sections है, इकोनॉमी एग्रीकल्चर, 8 से 9 क्वेश्चन बनता है इकोनॉमी एग्रीकल्चर का, इन्वायरमेंट 2, डिसास्टर 2, आपका साइंस 2 एंड इंटरनल सिक्योरिटी 4। ऑन एन एवरेज ये आपका एक प्रिडिक्टेबल है। दिस ईयर ऑल्सो जीएस पेपर 3 हैज बीन ऑन दैट प्रिडिक्टेबल साइड। तो ऐसा नहीं कि बहुत ह्यूज गैप आ गया कि इकोनॉमी से 11 क्वेश्चन आ गए, नहीं, 9 क्वेश्चंस। इफ यू लुक एट इंडियन एग्रीकल्चर, देयर वर 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर। सब मैं आपको शो ना, आई विल शो यू सो यू डोंट वरी। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन इकोनॉमी दिस ईयर देयर हैज बीन 6 क्वेश्चंस। वो 6 भी इसीलिए क्योंकि जो सेमीकंडक्टर वाला क्वेश्चन है उसको मैं, कई लोग शायद साइंस में रख सकते हैं लेकिन मैं उसको इकोनॉमी में रख रहा हूं, क्योंकि मैं आपको सेक्टोरल एनालिसिस पढ़ाता हूं, सेक्टोरल एनालिसिस के नोट्स देता हूं इंडस्ट्री के, चाहे वो ईवी इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लोग जीएस1 में भी पढ़ते हैं। क्लियर? सो 6। देन वी हैव एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, हियर 3 क्वेश्चंस, डिसास्टर 2, साइंस 2, इंटरनल सिक्योरिटी 4। ऑन अ प्रेडिक्टेबल लाइंस, ऐसा कुछ नहीं है कि ओ समथिंग इट हैज बीन आउट ऑफ अनसर्टेन आ गया, कुछ नहीं। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट नीड्स टू बी ऑब्जर्व्ड इज अगेन ह्यूज लिंकेज विथ पीवाईक्यूज। मतलब अगर आपने GS3 के पीवाईक्यूज कर लिए, यू वुड बी एबल टू आंसर मिनिमम 8 क्वेश्चंस, मिनिमम आई एम टेलिंग। इस साल के आप 8 क्वेश्चन GS3 के कर लेते अगर आपने पीवाईक्यूज अच्छे से किए होते। और अच्छे से कहने का मतलब ये नहीं भाई टेम्पलेट्स नहीं लगाने कि आप सोचो अरे यार ये टेम्पलेट लगाऊं, ये टेम्पलेट लगाऊं। बाबू प्लीज फिर बोल रहा हूं, अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाओ, अपने फ्रेमवर्क्स डेवलप करो, नहीं तो हर बार की तरह आप सिर्फ टेम्पलेट लेके जाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे, जनरल पॉइंट्स लिख के आओगे, फिर आओगे अगले साल किसी से भुगतते हुए कि सर अब आप इस साल मेरे नंबर बढ़वाओ GS3 में। सो माय पॉइंट इज GS3 में नंबर बढ़ाने हैं तो पीवाईक्यू जब मैं लिंकेज बोल रहा हूं, आई एम सेइंग कि अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है उसके आसपास की भी थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ के क्यों नहीं आप उसको अच्छा बनाओ, उसकी नॉलेज, उसके बेसिस पे आप डेवलप करो और अपना कंटेंट। लेकिन नहीं, आई विल शो यू मिनिमम 8 क्वेश्चंस। थर्ड, ये एक इंपॉर्टेंट चेंज है और ये शायद मैं अपने नेक्स्ट GS3 मॉड्यूल व्हेन आई विल बी लॉन्चिंग इट इन द 15th of September, 15th of September, I'll going to give you this complimentary. What is that? The prelims lectures. Prelims. This time, guys, if you look at the GS paper 3, there were core environment questions. There were core economy questions. तो सर ये जो चीजें हैं जो कोर इकोनॉमी है या कोर एनवायरमेंट है सर, दिस वी रीड इट in sir prelims based lectures. This is something I would say I'm going to amend my GS3। जो चीजें मैंने फाउंडेशन में लेता था जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट, डायरेक्टली आई विल शो यू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स IHDI,
that were asked in the GS3. That were asked. So when I'm going to launch this GS3 module as a batch 2 on 15th of September, starting from 15th of September, let me tell you guys, one thing I'm going to do is I'm going to give you the complimentary. My prelims lecture is complimentary to that you enjoy, but just give me one of the top 3 scorers of GS3. So this is something I'll show you that sir, ये कौन से क्वेश्चंस है जो prelims focused, कौन से क्वेश्चंस. Overall, sir, paper, was it tough or where will you put it? I would say, it is the topic to be, the paper to be on an easier side. It's on easier side. Not even on the medium side. Let me tell you again. अच्छा सर, आप तो बाहर से हो भैया, सर आप कैसे पेपर के टाइम पे आपको नहीं पता. GS3 मॉर्निंग में लिख रहे हो, पहला पेपर लिख रहे हो, और वही क्वेश्चंस जो डायरेक्ट आए हैं, जिसके आपके पास फैक्ट है, तो मैं आपको क्या बोलूंगा कि वो पेपर मीडियम टू डिफिकल्ट है. अगर आप अपने आप को खुश करना चाहते हो तो अपने आप को खुश करो, लेकिन मुझसे क्यों झूठ बुलवाओगे. पेपर इज ऑन द इजियर साइड. कुछ क्वेश्चंस है मीडियम साइड, एक क्वेश्चन है जिसको मैंने सिर्फ डिफिकल्ट साइड में डाला, सिर्फ एक क्वेश्चन को. आई विल शो यू मेनली 4 और 5 क्वेश्चंस ऑन द मीडियम साइड, बट अराउंड 12-13 क्वेश्चंस जो आपके निकलेंगे, 12 to 14 क्वेश्चन, दैट विल बी ऑन द इजियर साइड. आई विल शो यू दैट, कि जिसके बारे में सर हमने एग्जैक्ट पढ़ा, हमारे पे सर पूरे पॉइंट है सर, और हमारे पे उसका फैक्ट है. अब मैं इसके बाद क्या बोलूं यार, जब सब कुछ है, प्रिडिक्टेबल PYQ लिंकेज है उसका, तो भैया वो क्वेश्चन इजियर ही तो हुआ ना. लेकिन चैलेंज है मार्क्स लाना. चैलेंज ये नहीं था प्रेडिक्शन. GS3 इज नाउ प्रेडिक्शन, कोई इशू नहीं. ठीक है, तो ये आपको सबसे पहले आपकी देखो सेक्शन वाइज एनालिसिस. अगर आप 2025 देखो, 2025 में there are 2 questions actually of environment, your disaster science. ये 2 questions आपके environment disaster science के. 3 questions of Indian agriculture जो पहले 4 थे. इकोनॉमी का वेटेज बहुत अच्छा है, 6 questions, and 4 questions of internal security continuous on a predictable line. ठीक है, ये आप देख लो, ये मैंने आप लोगों के लिए दिया है. बट मैं वन बाय वन लेट मी शो यू दिस टॉपिक लिस्टिंग which I have given to the students on 16th. लेट मी टेल यू, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल देखोगे, 16th जून को मैंने ये टॉपिक लिस्टिंग दे दी थी. सिर्फ वो 16th जून की टॉपिक लिस्टिंग में से डिसाइड करते हैं सर ये जो कितने टॉपिक्स इसमें से आए, सिर्फ उसको देख लेते हैं. क्यों? सबसे पहला आपका एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्वेश्चन था. सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो क्वेश्चन है वो मैं यहां पे पढ़ाता हूं, डिकोडिंग की प्रोडक्शन फैक्टर, पोस्ट प्रोडक्शन फैक्टर. हियर सप्लाई चेन मैनेजमेंट, उसका मैं दूसरी जगह भी बताऊंगा कि हम कहां पढ़ते हैं, लेकिन वन क्वेश्चन इज हियर. एक क्वेश्चन ग्राउंड वाटर क्राइसिस पे आया था. यू लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 2, ग्राउंड वाटर क्राइसिस. डायरेक्टली जो मैंने इसका तो 1 पेजर डॉक्यूमेंट भी दिया है आपको. लुक एट दैट. थर्ड, पोस्ट प्रोडक्शन में आपका क्रॉपिंग पैटर्न, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, हाई वैल्यू क्रॉप्स, और ये PYQ है, ऐसा नहीं है कि कोई नया पूछ लिया. 3 क्वेश्चन हो गए एग्रीकल्चर में से. क्लियर? फोर्थ, फूड प्रोसेसिंग, और ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, यू कैन यूज दिस सप्लाई चेन मैनेजमेंट टू इवन आंसर द क्वेश्चन नंबर 1, और बाकी फूड प्रोसेसिंग से आप आंसर करो क्वेश्चन नंबर 4. मैं आपको यहां पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी पढ़ाया है, मैंने स्कोप एंड सिग्निफिकेंस भी पढ़ाया है. दैट इज क्वेश्चन नंबर 4. नेक्स्ट लुक एट दिस प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. फिफ्थ सेक्टोरल एनालिसिस, इसका डॉक्यूमेंट अटैच किया था. 6th सेमीकंडक्टर. यस और नो? देन नेक्स्ट यू लुक एट दिस इश्यूज रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. आपको बार बार मैंने अपनी क्लासेस में बोला है कि भैया इस बार क्वेश्चन की उम्मीद है कि प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसी चल रही है, जो ट्रंप के टैरिफ्स हैं, उससे इंपैक्ट क्या होगा, द कंट्री व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोटेक्शनिज्म, और ये सब चीजें आपको पढ़नी होती है. स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, वेयर यू हैव टू हाईलाइट द करंट challenges, future outlook.
कि फ्यूचर आउटलुक हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए टू डील विद दैट। क्लियर? नेक्स्ट हियर कम्स द डेवलपमेंट पार्ट, एचडीआई, आईएचडीआई। ऑल्दो हम उसको प्रीलिम्स में आईएचडीआई पढ़ते हैं, लेट मी टेल यू, लेकिन एचडीआई मैंने आपका यहां भी किया है। अगर आपने मेरा डेवलपमेंट का लेक्चर देखा होगा ना, दैट हैज बीन एन अमेजिंग लेक्चर टू गिव यू दैट इनसाइट ऑफ डेवलपमेंट। क्लियर? इंक्लूसिव ग्रोथ के साथ रिलेशन है तो दोनों का आर्ट। क्लियर? देन नेक्स्ट सर, स्टेट फाइनेंसेस, स्टेट फाइनेंसेस। अब बात तो ये नहीं है, लेकिन स्टेट फाइनेंसेस से बताओ, जो क्वेश्चन आया है वो क्या मस्त है, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आई डोंट नो कितने लोग करके आए होंगे, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में से, बट उसको हमने कवर किया अपनी इकोनॉमी फाउंडेशन में। आई विल शो यू दैट, डोंट वरी। हो गया 9। क्लाइमेट चेंज से 2 क्वेश्चन थे। एक था क्लाइमेट चेंज का आपका क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजी, CCUS। क्लियर? सो दिस हैज बीन क्वेश्चन नंबर 10। एक आपका कोप 29 समिट से रिलेटेड, बेसिकली पूरा क्लाइमेट गवर्नेंस। ठीक है, इसको फिर भी मैं बोल रहा हूं, मैंने टॉपिक यहां पे लिस्ट करना भूल गया, somehow I don't know how come I forgot that issue of INDCs, बट हमारे नोट्स में था, हमारे नोट्स में है। I'll show you that notes itself, but somehow I forgot here, but still कोई बात नहीं। Next, let's move to this. If you look at this, next part is energy। ये पूरी एनर्जी, यही तो एक क्वेश्चन आया नहीं आया आपका, yes or no? 9, 10, this is 11 here। एनर्जी, क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी। क्या मस्त डॉक्यूमेंट आपको शेयर किया था कि एनर्जी का पूरा डॉक्यूमेंट एट अ सिंगल प्लेस, चाहे वो रिन्यूएबल हो, फ्रॉम ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, फ्रॉम इकोनॉमी पर्सपेक्टिव। क्लियर? दिस इज 11th। डिसास्टर के जो दोनों डिसास्टर्स आए हैं, चाहे वो एक सी वाटर इंट्रूजन्स वाला या आप माइनिंग। अब माइनिंग इतना ऑब्वियस था, बताओ कि कई बार होता है ना कि ऑब्वियस चीजें भी कुड नॉट हाईलाइट। बहुत ऑब्वियस था बट कहीं भी यहां पे मेंशन नहीं, और वही मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं जबकि वो इजियर क्वेश्चन में है। इट्स नॉट ऑन द डिफिकल्ट साइड। माइनिंग, व्हाई माइनिंग इज कंसिडर्ड एन एनवायरमेंटल हजार्ड, वी फॉरगॉट। बट लुक एट दिस नाउ, साइंस। ठीक है, साइंस में we have already discussed this nanotechnology, so here come 12। clear? then we have nuclear fusion initiatives। ये सब के मैं आपको पॉइंट्स भी दिखाऊंगा, क्योंकि यही सब जो हमने टॉपिक लिस्टिंग की है that has been covered in our lecture and notes। 13। then let's move to this, here it is 14th। this is left wing extremism। आया नहीं आया? ठीक है, गवर्नमेंट अप्रोच एंड ऑल। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी 15th। देन वी हैव मैनिफेस्टेशंस ऑफ टेररिज्म, सेम यही क्वेश्चन आया नहीं आया? 16th। इसमें डॉक्ट्रिन्स वॉक्ट्रिन सब कंसेप्ट पूरा आपके कंटेंट भी दिखाऊंगा। देन नेक्स्ट इज कोस्टल सिक्योरिटी 17th। हो गए 17th क्वेश्चन, जिसमें से आई एम जस्ट सरप्राइज दैट हाउ कम आई हैव फॉरगॉटन टू मेंशन आईएनडीसी हियर, जबकि वो नोट्स में कि आईएनडीसी इंडियाज आईएनडीसी या पेरिस एग्रीमेंट, मैं यहां पे कैसे भूल गया? तो अदरवाइज 18 हो जाते। सो लेकिन ये आप बोलो कि सर ये 17 तो थीम्स है, मैं तो ये बता रहा हूं 17 थीम्स है। मैं आपको ये बोल ही नहीं रहा कि अभी ये क्लेम है। क्लेम तो आपको जब मैं आंसर दिखाऊंगा ना कि यार ये तो पूरा आंसर हो रहा है, it's not just only half part या छोटा सा पार्ट आंसर है, no, it's full part that has been answered, तब मजा आता है। मैं आपको सिर्फ दिखाना चाहता कि 17 themes I have given in the GS paper 3 topic listing, वो 16th जून को ही आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाओगे, 16th जून को आपको दिख जाएगी। आप सोचो सिर्फ अगर आप यही टॉपिक लिस्टिंग करके गए होते जो बाकी एडुकेटर्स कर रहे हैं ये देखकर, तो आप लोग भी तो अपना भला कर लेते। 17। Now let's start with the analysis parts. Let's look at this question number 1. Distinguish between the Human Development Index and Inequality Adjusted Human Development Index. Basically HDI, IHDI, and why is HDI, IHDI considered a better indicator?
आई डोंट थिंक सो कि इस क्वेश्चन को आप मीडियम टू डिफिकल्ट, फॉर मी इट इज एक्चुअली इजियर कैटेगरी। क्यों? मुझे एचडीआई की डेफिनेशन बताइए, मैंने एचडीआई इंडिकेटर्स बताया, मैंने आपको आईएचडीआई बताया, मैंने आपको रीसेंट फैक्ट्स बताए, मैंने आपको इंक्लूसिव ग्रोथ इतना डिटेल में समझाया। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट आई कैन पुट इट ऑन द मीडियम डिफिकल्ट कैटेगरी? नो, दिस इज सोर्स ट्रेसिंग। GS3 मॉड्यूल में लेक्चर 11 जब मैंने लिया है डेवलपमेंट मॉडल्स, वहां पे मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच, लेक्चर 13 इंक्लूसिव ग्रोथ, इकोनॉमी फाउंडेशन कोर्स, ये जो है मैंने इसके स्क्रीनशॉट्स लिए, जस्ट लुक एट दिस स्क्रीनशॉट्स ऑफ इकोनॉमिक फाउंडेशन, सिर्फ एचडीआई नहीं, आईएचडीआई भी, लुक एट दिस आईएचडीआई भी विथ फैक्ट्स। और मैं आपको ना ये दिखाता हूं, ये देखो पूरी रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस में मैंने कितना डिटेल में दिया है। एचडीआई कैसे कैलकुलेट होता है, रिलीजेस 6 मेजर इंडाइसेस, टॉप 3 कंट्रीज, और आईएचडीआई भी। अब कुछ तो आपको पॉइंट्स उसको वैसे बनाने पड़ेंगे ना। सो दिस क्वेश्चन, यस इट इज बेस्ड ऑन प्रीलिम्स, बट आप मुझे बोलो कि सर ये क्वेश्चन सर आपके GS3 मॉड्यूल में डायरेक्टली कवर नहीं है, तो बाबू GS3 मेंस मॉड्यूल जो है वो मेंस वालों के लिए ना, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि उनकी प्रीलिम्स नॉलेज अच्छी है। हाँ, अब आपने प्रीलिम्स मेरे से नहीं पढ़ा, दैट वुड हैव बीन ए कंसर्न, लेकिन अगर आपने मेरे से प्रीलिम्स पढ़ा है, आई एम डैम श्योर ये क्वेश्चन आपके लिए ना बहुत ही एकदम इजियर से इजियर होता है। इसको कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। Question number 2, this I put it on the difficult side. What are the challenges, medium side, before the Indian economy when the world is moving away from free trade and multilateralism to protectionism and bilateralism, and how can these challenges be met? अच्छा, मैंने आपको सिलेबस मैपिंग, जो सिलेबस में ये कहां टॉपिक हो रहा है, ये माइक्रो थीम विच आई हैव शोन यू, जो जीएस पेपर 3 वहां से उठाना है। अब इसका पीवाईक्यू लिंकेज देखो, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन ऑलरेडी देखो, हाउ वुड द रीसेंट फिनोमिना ऑफ प्रोटेक्शनिज्म एंड करेंसी मैनिपुलेशन इन वर्ल्ड ट्रेड अफेक्ट मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी? क्या है भैया, ट्रंप जब भी आता है, तब भी ट्रंप का टाइम था, जैसे ही ट्रंप आता है वो कुछ ना कुछ प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, अमेरिका फर्स्ट था, उस टाइम ये क्वेश्चन आ गया, फिर अमेरिका का यूएस ने टैरिफ लगाना स्टार्ट किया, तो ये क्वेश्चन आ गया। तो आप रिलेट कर पा रहे हो? जैसे ही यूएस रेजिम में ट्रंप के आते ही टैरिफ, बेसिकली प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी स्टार्ट हुई, उसका इंडिया पे क्या इंपैक्ट है? यहां पे इन शॉर्ट इन जनरल पूछा कि भैया यहां पे इफ द वर्ल्ड इज मूविंग अवे फ्रॉम फ्री ट्रेड एंड मल्टीलैटरलिज्म टू प्रोटेक्शनिज्म एंड बायलैटरलिज्म, सिर्फ यही नहीं, आप लोगों ने प्लूरीलैटरल एग्रीमेंट भी सुने होंगे, मिनीलैटरल एग्रीमेंट सुने होंगे, इवन लुक एट दिस RCEP, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें इंडिया पार्ट नहीं है। तो ऐसे जो छोटे छोटे एग्रीमेंट्स बन रहे हैं एंड द WTO इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस, तो बताओ, तो ये क्वेश्चन अपने आप में आंसर हो सकता है, नहीं हो सकता है? इसीलिए मैंने आपको जब GS3 मॉड्यूल में कॉम्प्लीमेंट्री लेक्चर दिया था WTO का, क्यों दिया था? बिकॉज इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू इन माय क्लास दैट हाउ WTO इज लूजिंग इट्स रेलेवेंस एंड व्हाई। आप सोचो 2001 में दोहा राउंड स्टार्ट हुआ, अभी तक हमारा WTO में दोहा राउंड ही खत्म नहीं हुआ है, 25 साल हो चुके हैं, 25 साल हो चुके हैं दोहा राउंड को स्टार्ट हुए। सो यू इमेजिन दैट हाउ मल्टीलैटरलिज्म इज लूजिंग इट्स शीप। यही तो WTO है, मल्टीलैटरलिज्म इज लूजिंग इट्स शीप एंड देयरबाय द कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स मोर एंड मोर बायलैटरल एग्रीमेंट्स। आप देखो ना, इंडिया ने रिसेंटली बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए नहीं किए, चाहे वो UAE के साथ है, ऑस्ट्रेलिया के साथ है, UK के साथ है। व्हाई? Because there has been lack of you can say consensus, lack of consensus. WTO में लड़ाई चल रही है, डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। डेवलप्ड को चाहिए न्यू इमर्जिंग इश्यूज, डेवलपिंग कह रहा है नहीं, पहले मेरा एग्रीकल्चर का मुद्दा सॉर्ट करो। डेडलॉक, इसकी वजह से WTO का राउंड ही खत्म नहीं हो रहा है। दिस हैज बीन वन ऑफ द मेजर रीजन। कितनी बार आपको ये क्लास में आपने सुनी है अगर मेरी पूरी, तो उसमें मैंने कितनी बार बोला है, यस सर इसमें आपने डिटेल पॉइंट वाइज कंटेंट नहीं दिए, डिटेल पॉइंट वाइज मैंने नहीं दिया, आई एग्री टू दिस क्वेश्चन, लेकिन क्या मैंने ये समझाया? नहीं, ये समझाया। एंड मैंने आपको बोला कि अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे दी, और ये क्वेश्चन शायद आपको पॉइंट फॉर्म में नहीं दिया होता, लेकिन ये तो मैंने PYQ तो दिया है, तो ये तो आपकी हेल्प कर सकता है। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन, explain the factors influencing the decision of the farmers on the selection of high value crops. High value crops is horticulture and all.
अब मुझे बताओ ये क्वेश्चन नंबर ऑफ टाइम्स, वन टाइम तो यूपीएससी हैज आस्क्ड, 2-3 टाइम्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू, यही सेम चीज पल्स हैंड रिटन नोट्स में, नंबर ऑफ थिंग्स, नंबर ऑफ टाइम्स इट हैज बीन मेंशन। जीएस3 मॉड्यूल में अगर आप क्रॉपिंग पैटर्न, लेक्चर 6 मेरा क्रॉपिंग पैटर्न देखोगे, आपको मजा आ जाएगा, आपको यह समझ में आ जाएगा दैट हाउ अ फार्मर टेक डिसीजन विथ रिस्पेक्ट टू व्हिच क्रॉप टू बी कल्टीवेटेड। सेम थिंग हैज बीन रिटन इन द पल्स हैंड रिटन नोट। फिर मैंने आपको इवोल्यूशन भी बताया है ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न, इवोल्यूशन, और मैंने आपको फैक्ट बताया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं जब फैक्ट बता देता हूं ना, मैं उस क्वेश्चन को इजी में रख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है अगर आप फैक्ट लिख के आओगे आपके नंबर बढ़ेंगे। देखो ना कैसे नहीं होगा, अगर मैंने आपको, आप बताओ फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉपिंग पैटर्न, लुक एट दिस, जस्ट लुक एट दिस पार्ट, लुक एट दिस, यहां पे मैंने लिखा भी है एग्जांपल हाई वैल्यू क्रॉप्स। क्यों? प्रॉफिटेबिलिटी वन ऑफ द मेजर रीजन, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हायर इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जा रहा है। इसको मैंने डिटेल्ड डिस्कस किया that how the cropping pattern has evolved pre green revolution, then economic reforms, per capita income बढ़ रहा है, urbanization, change trade, agriculture modernization, infrastructure, जिसकी वजह से cropping pattern is shifted from food crop to non food crop. Look at the fact. ये फैक्ट अगर आप लिखोगे, कैसे यूपीएससी में आपके नंबर नहीं आएंगे, कैसे नहीं आएंगे? इंक्रीज इन कंजम्पशन, शिफ्ट इन अलोकेशन ऑफ एरिया फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू द नॉन फूड क्रॉप्स, रिफ्लेक्ट अ चेंज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। और सबसे बड़ी बात, ये मैंने आपको पीवाईक्यू भी है, लुक एट द पीवाईक्यू। येलो कलर मींस पीवाईक्यू लिंकेज, तो 2 पीवाईक्यू लिंकेज हो गए अभी 3 में से। लुक एट दिस, एक्सप्लेन द चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न इन द कंटेक्स्ट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन पैटर्न एंड मार्केटिंग कंडीशंस। So this is also highlighting that how certain crops, high value crops, has been in demand because of changing consumer conditions and marketing conditions. ठीक है, हो गए 3। Next, sir, elaborate on the scope and significance of supply chain management of agricultural commodities. आई एम प्रिटी श्योर ये आपने जब मेरी पहली क्लास देखी होगी, मैं आपको पढ़ाता था कि एग्रीकल्चर को इस तरीके से हम डिकोड करते हैं, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में पहले आपके इनपुट्स आए, ऐसा नो, फिर फार्मर्स, एफपीओस, इन लोगों ने प्रोड्यूस किया, फिर उसके बाद स्टोरेज आया, स्टोरेज ताकि पोस्ट हार्वेस्ट, फिर उसके बाद आपका एमएसपी, एपीएमसी, अगर आपको कंज्यूमर पे जाना है डायरेक्टली तो एपीएमसी या एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स। यस और नो, इतनी हम अंडरस्टैंडिंग करते हैं पहले। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप लोगों को लगता है नहीं सर, तो आपको मैं ये भी दिखाऊं, हम लोगों ने पूरी की पूरी सप्लाई चेन मैनेजमेंट नहीं पढ़ी है। इनपुट्स, रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन, फिर प्रोक्योरमेंट एंड स्टोरेज, बस इसको हमने 2 फॉर्म में मैंने आपको पढ़ाया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ये हो गया डिटेल्ड, वो हो गया मैंने आपको जब एग्रीकल्चर डिटेल ना डिकोडिंग करना चाहता, और दोनों से आप आंसर कर सकते हो। इधर देखो, सब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, एपीएमसी, ये प्रोसेसिंग हुई, फिर डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग। आप ये देखो, बैकवर्ड लिंकेज, अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम। क्लियर? तो ये क्वेश्चन जो है, इसमें आप स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, आपको सिग्निफिकेंस बताना है ना, इट्स नॉट डिफिकल्ट। अगर मैं पूछूंगा कि सर डाउनस्ट्रीम की सिग्निफिकेंस, तो डाउनस्ट्रीम सिग्निफिकेंस बताओ ना, एग्रीकल्चर मार्केटिंग की सिग्निफिकेंस क्या है? अपस्ट्रीम की सिग्निफिकेंस बताओ ना, कि सर ये जो रॉ मटेरियल्स है, सर फार्मर्स है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है? स्कोप, हाउ मच इज द पोटेंशियल ऑफ दिस एग्रीकल्चरल कमोडिटीज। तो ये जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, विच इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन योर सिलेबस, दैट हैव बीन कवर्ड। ठीक है। 5th, फ्यूजन एनर्जी प्रोग्राम इन इंडिया हैज स्टडीली इवॉल्व्ड ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। ये थोड़ा सा मैं बोल सकता हूं कि मीडियम साइड में। मेंशन इंडियाज कंट्रीब्यूशन टू द इंटरनेशनल फ्यूजन एनर्जी project, international thermonuclear. What will be the implication of the success of this project for the future of global energy? Why I have put it on the medium side, not difficult. क्योंकि डिफिकल्ट होता है जब आपकी ना कोई भी चीज आपने पहली बार सुनी हो, आपके पास पॉइंट नहीं है। इसमें आपके पास पॉइंट है। आईटीआर क्या होता है, या पहले आईटीआर छोड़, आपको न्यूक्लियर फ्यूजन पता है? न्यूक्लियर फ्यूजन की इंपॉर्टेंस पता है कि ग्लोबल एनर्जी मीट, जो एनर्जी सिक्योरिटी है, हम जो एनर्जी नीड्स है वो कैसे पूरी हो सकती है?
तो जब आपको न्यूक्लियर फ्यूजन बेसिक एक चीज पता है, क्योंकि आप क्या लिखोगे, व्हाट विल बी द इंप्लीकेशन ऑफ द सक्सेस, वो यही लिखोगे ना यार कि आपकी जो एनर्जी सिक्योरिटी है दैट विल बी फुलफिल्ड। यही तो मेजर पर्पस है हम फ्यूजन में जा रहे हैं, क्यों? सो दैट इज वन थिंग। बट आपको ITER के बारे में पता है? बिल्कुल पता है। इसमें कौन कौन पार्टिसिपेंट्स है ये भी पता है। इंडिया का क्या रोल है, कुछ पॉइंट्स हमने दिए थे आपको, जस्ट लुक एट दिस। इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है, फंडेड एंड रन बाय 7 मेंबर कंट्रीज। लुक एट दिस, इंडिया फंडिंग कंट्रीब्यूशन, इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है, इतनी बेसिक इंफॉर्मेशन हमने आपको दे दी थी जिससे आपका ITR के बारे में पता चले। दूसरा, आप इंप्लीकेशन देते, शायद आपने और ज्यादा पढ़ा हो सकता है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन मैं आपको अभी एक मास्टर डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा एनर्जी का, क्लियर? बट दिस आई एम पुटिंग इट ऑन अ मीडियम साइट। नेक्स्ट, हाउ कैन इंडिया अचीव एनर्जी इंडिपेंडेंस थ्रू क्लीन टेक्नोलॉजी बाय 2047? और इसमें बायोटेक्नोलॉजी कैसे रोल प्ले करते हैं? आपको लॉट ऑफ फैक्ट्स चाहिए। अगर आपके पास फैक्ट नहीं है, आप आंसर ना अच्छा नहीं कर पाओगे। नाउ दिस क्वेश्चन everyone can say, oh, energy security meet करनी है by 2047 and it has to be clean energy, clean technology। तो सबसे पहले अगर किसी को एनर्जी के बारे में ही अच्छे से नहीं पता है यार, एनर्जी में कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस, नॉन कन्वेंशनल, या रेन्यूएबल या नॉन रेन्यूएबल। तो अगर नॉन रेन्यूएबल की बात करते हैं तो कौन कौन से होते हैं हमारे? कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब। लेकिन जब रेनोवेबल की बात करते हैं तो रेनोवेबल में आ जाता है आपका सोलर, विंड, यस और नो, जियोथर्मल एनर्जी। लेकिन उसके अलावा जो आपकी आजकल इमर्जिंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, बायोफ्यूल्स। आप तो होल डिबेट देख रहे हो ना, E20 वाला, पेट्रोल पे E20 ब्लेंडिंग वाला, यस और नो। नॉट ओनली दैट, आप हाइड्रोजन इकोनॉमी के बारे में नहीं देख रहे हो क्या? हमने ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया। सो बेसिकली आपको ये बताना है पहले तो अभी हमारा एनर्जी मिक्स क्या है। अगर मुझे अभी मेरा एनर्जी मिक्स नहीं पता, अब देख लो, अगर मुझे एनर्जी मिक्स नहीं पता, मुझे फैक्ट नहीं पता दैट हाउ मच परसेंटेज इज कमिंग फ्रॉम सोलर, हाउ मच परसेंटेज इज कमिंग फ्रॉम द नॉन रेन्यूएबल, देन मैं जो आंसर लिखने वाला हूं मैं सब जनरल लिखने वाला हूं, जनरल पॉइंट्स। और मैं आपको बार बार बोलता हूं, चाहिए तो फैक्ट ही चाहिए, बिना फैक्ट के आपकी गाड़ी नहीं बढ़ेगी, चाहिए तो फैक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो, मैं आपको अपना एनर्जी का डॉक्यूमेंट दिखाना चाहता हूं। हाउ वी हैव क्रिएटेड दिस एनर्जी डॉक्यूमेंट। पावर सेक्टर स्टार्ट किया पहले हमने कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज से, कोल और ऑयल एंड गैस। कोल में भी अगर आप एक चीज नोटिस करोगे गाइस, हमने यहां पे ना क्लीन कोल टेक्नोलॉजीज बताई है। क्लीन कोल, अगर आपको लगता है एक आध यूज करने का मन है, वर्ड फॉर्डर में यूज कर ले, कोई इशू नहीं। ऑयल एंड गैस, लेकिन यहां पे हमने न्यूक्लियर एनर्जी बताया। यहां पे न्यूक्लियर फ्यूजन वर्सेस फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन इनिशिएटिव्स। हमारा काम बन गया न्यूक्लियर एनर्जी वाले क्वेश्चन में, यस और नो। अभी क्वेश्चन इसमें नहीं आया है। देखो ऑयल वाला जो क्वेश्चन है, मैंने ना जैसे जीएस पेपर 1 में ऑयल वाला क्वेश्चन आया था, लेकिन बस दिक्कत ये हो गई उसमें ना ऑफशोर ना वर्ल्ड का पूछा था, मैंने यहां पे इंडिया का बताया ऑयल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने ज्योग्राफिकली भी कवर किया। फिर उसके बाद आते हैं रेन्यूएबल एनर्जी। इस रेन्यूएबल एनर्जी में आपने ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, फैक्ट, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पॉइंट्स, जो हेडिंग सब हेडिंग में वो सब है। फिर बायोटेक्नोलॉजी का क्या मतलब? बायोटेक्नोलॉजी का मतलब बायोफ्यूल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास हाइड्रोजन इकोनॉमी मैंने एक्स्ट्रा दिया हुआ है, ग्रीन हाइड्रोजन। आप आराम से आंसर कर सकते हो, आराम से। लुक एट दिस फैक्ट, थोड़ा सा हल्का सा पुराना फैक्ट है, बट almost on the similar lines, if you write there will not be a issue। ठीक है, देखो अब मैं आपको यहां पे 1 मिनट पहले आपको न्यूक्लियर एनर्जी दिखाता हूं। ठीक है, नेचुरल गैस नहीं, ये सब नहीं, ये सिर्फ एनर्जी का डॉक्यूमेंट है। ये देखो न्यूक्लियर, तो पहले हमने न्यूक्लियर रिएक्टर से पहले हमने यहां पे आपको न्यूक्लियर फिजन वर्सेस फ्यूजन भी बताया। क्लियर? तो इसकी क्या पर्पस है, न्यूक्लियर फिजन से क्या रिक्वायरमेंट है, इसकी एनर्जी कितनी ज्यादा है फिजन के कंपेयर में, वो देख लो। तो ये हमारी यही तो मेजर सक्सेस, इसलिए तो हम न्यूक्लियर फ्यूजन में जा रहे हैं। प्लस सबसे बड़ी बात, सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, सो दैट मींस इट इज नॉन डिप्लीटेबल, इट इज रेन्यूएबल इन नेचर।
ठीक है, चलो ये तो फिर मैंने न्यूक्लियर फिजन के पूरे न्यूक्लियर रिएक्टर बताया, लेकिन अब आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन इनिशिएटिव्स पे। हैवी फाइल है थोड़ी, ये देखो यहीं से मैंने उठाया। न्यूक्लियर फ्यूजन ईस्ट का भी है, चाइनाज आर्टिफिशियल सन, ठीक है। सो ऑल दैट थिंग हैज बीन कवर्ड हियर। सिर्फ आपका एनर्जी का एक डॉक्यूमेंट कंबाइन कर दिया अलग अलग जगह से। अब आता है आपका पूरा रिन्यूएबल एनर्जी। ये फैक्ट यही मैंने आपको यहां पे दिखाए थे। एक्चुअल मैंने ये जो स्क्रीनशॉट लिया है वो मैंने वहीं से लिया, ठीक है। और ऐसा नहीं, पल्स मेंस हैंड रिटन नोट्स में भी है सेम चीज, सेम थिंग हैज बीन गिवन इन द पल्स मेंस हैंड रिटन नोट्स आल्सो। ये देखो, ठीक है, जस्ट लुक एट दिस। ये देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, फिर कुछ पॉइंट्स ये है GS1 में। देखो वो मैंने आपको बताया एक अलग से एनर्जी की फाइल, ये हमने GS1 में, जो GS1 पल्स मेंस हैंड रिटन नोट्स है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किए थे। आप ये देखो, सिग्निफिकेंस क्या है, यही सब तो पॉइंट्स चाहिए आपको। चैलेंजेस क्या है, पोटेंशियल क्या है, व्हाट आर द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द डेवलपमेंट ऑफ सोलर एनर्जी, जस्ट लुक एट दिस। चैलेंजेस भी अवेलेबल है, मिशंस। So there's too much of content that we have given with respect to this. Point ये है कि अब आप कितना लिख पाते। और सर बायोटेक्नोलॉजी देखो, जियोथर्मल भी कवर्ड है सर, बायोटेक्नोलॉजी ये रहा सर, बायोफ्यूल्स। दिस इज द मास्टर डॉक्यूमेंट दैट वी हैव क्रिएटेड फॉर द एनर्जी सेक्टर। और एनर्जी के इस बार किस्मत से 2 क्वेश्चन है। अगर भगवान ने हमसे एग्रीकल्चर का एक क्वेश्चन कम कर दिया, 4 में से 3 कर दिए, तो मुझे एनर्जी के 2 क्वेश्चन दे दिए, जिसके मास्टर डॉक्यूमेंट्स आपने बनाए हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस मास्टर डॉक्यूमेंट ऑफ एनर्जी सेक्टर, आप आसानी से बहुत सारे पॉइंट्स लिख सकते हो उसमें से। पल्स मेंस हैंड रिटन नोट्स में डायरेक्टली पेज नंबर जो मैंने आपको दिखाया 149 to 154। सो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन स्टिल आई पुट इट ऑन द मीडियम कैटेगरी। बट ये तो सर इजी है। व्हाट इज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, पोटेंशियल रोल ऑफ CCUS इन टैकलिंग द क्लाइमेट चेंज, नंबर ऑफ प्लेसेस। GS3 मॉड्यूल में एनवायरमेंट इकोलॉजी का लेक्चर 1 क्लाइमेट चेंज देखोगे तो आपको एंड में मिलेगा, लास्ट के 30 मिनट्स में, ठीक है। फिर हमने जो एनवायरमेंट का कंटेंट अटैच किया है, आई विल शो यू दैट। पल्स हैंड रिटन नोट्स प्रीलिम्स में हमने ये वाला कवर किया डायरेक्टली, पेज 167 to 169। लुक एट दिस, CCUS डायरेक्टली कवर्ड, ठीक है। लेट मी शो यू दिस थिंग। ये वाटर क्राइसिस तो बाद में है, 1 मिनट। हाँ ये देखो, कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज, पूरा कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज स्टार्ट किया, फिर स्टेप्स, फिर आपका कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। ये मैंने आपको जो नोट्स दिए एनवायरमेंट के GS3 मॉड्यूल में, दैट हैज आल्सो बीन गिवन। कोस्टा रिका की क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बताई, ऑल दैट थिंग, और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, ठीक है। Now this is a question guys, sea water intrusion in the coastal aquifers is a major concern in India. What are the causes of sea water intrusion? This is something that we haven't given you any content, and that's why it is red mark, because we are not claiming a single bit of it. ना मतलब ये है कि इसको जनरली 1-2 पॉइंट्स हमने क्लास में डिस्कस किए हुए हैं, बट वी आर नॉट क्लेमिंग इट एट ऑल, that's why it is red marked. But then you look at the next question. Terrorism is a global scourge. How has it manifested? Manifestation of terrorism बताना है. Contemporary examples. Sir, what are the countermeasures adopted by the state? Explain. 10 नंबर का क्वेश्चन है. एक्चुअल में टेररिज्म के इस टाइप के ना 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपके लिए एक ही PYQ लेकर आया हूं. इसमें सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन है, बट जब आप ये सजेस्ट मेजर्स पढ़ोगे, PYQ और अच्छे से करोगे, तो आपको कोई भी बंदा आपको ये बताएगा कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। अगर अच्छे से आपकी PYQ एनालिसिस हो रही है तो सिर्फ आप सोच रहे हो इस आंसर, इस क्वेश्चन का मुझे आंसर मिल रहा है, तो आपकी वो PYQ डिटेल डिस्कशन नहीं है। इट इज सिंपली ओनली अबाउट कि यार चलो इस क्वेश्चन का मतलब मुझे आंसर मिला है, बट इट्स नॉट अबाउट कि इस टॉपिक के बेसिस पे आई हैव गिवन यू मोर इंफॉर्मेशन। वो जरूरी होता है कि यार ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सर कहां कहां पे कवर्ड है? GS3 मॉड्यूल लेक्चर 3 हैंड रिटन नोट्स आप देखो 66 to 74, ठीक है। ये मैंने इस क्लास का स्क्रीनशॉट है। टाइप्स ऑफ टेररिज्म बहुत सारी डिस्कस की हुई है, ये वेरिएंट ये नोट्स का है, लेकिन मैं आपको दिखाता हूं कि आप कैसे आसानी से आंसर कर सकते हो। पहले तो टेररिज्म क्या होता है आपने बता दिया, क्वेश्चन में जो जो पूछा आप देखो पूरा डायरेक्टली उठाओगे।
सर वेरिएंट ऑफ टेररिज्म सेकंड एआरसी से उठाया, क्लियर। देन सर व्हाट इज द गवर्नमेंट अप्रोच, कोई बात नहीं, अब आप ये मत उठाना, ये आपको नहीं उठाना है, फैक्टर्स ये कुछ नहीं उठाना, आपको मैं बता रहा हूं आप क्या उठाना है, ये भी नहीं उठाना है। इंडियाज डॉक्ट्रिन टू टैकल टेररिज्म, ये है एनरिच्ड कंटेंट में, लेकिन अब आपको उठाना है ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, व्हाट इज द गवर्नमेंट अप्रोच टू डील विद टेररिज्म। फर्स्ट इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, लेजिस्लेटिव मेजर्स, यूएपीए एक्ट, यस और नो। फिर उसके बाद नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक्ट। आप ये सब मत करो, क्योंकि ये मैंने और भी स्पेसिफिक कि रोल ऑफ एनआईए, अगर एनआईए पे क्वेश्चन आता तो हमने उसका भी कंटेंट दिया, लेकिन आप सिर्फ ब्रॉड एक एक पॉइंट उठाते चलो। इंस्टीट्यूशंस दैट हैव बीन क्रिएटेड टू डील विथ टेररिज्म, क्लियर, ग्लोबल इनिशिएटिव्स। अब मुझे बताओ इससे ज्यादा इंडियन अप्रोच ऑफ काउंटरिंग टेररिज्म, इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए इस आंसर को आंसर करने के लिए, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। लुक एट दिस, टेररिज्म इज अ ग्लोबल स्कोरेज, हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडिया, फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म बता दिए, एग्जांपल्स के साथ बताएं। व्हाट आर द काउंटर मेजर्स अडॉप्टेड बाय द स्टेट, व्हाट आर द काउंटर मेजर्स, इजीली आंसर, इंस्टीट्यूशनल, लेजिस्लेटिव, ठीक है, इट्स इजियर साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन the government of India recently stated that left-wing extremism will be eliminated by 2026. What do you understand by LWE? How are the people affected by it? Simple question. What measures have been taken by the government to eliminate LWE? Simple. 2 बार PYQs में भी पूछ चुके हैं, वैसे तो PYQs में काफी बार पूछ चुके हैं, बट इस क्वेश्चन को आप सिर्फ PYQ से ही आंसर कर सकते थे। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसके लिए आपको कुछ और जरूरत है, लेकिन इसको PYQ से ही आंसर कर सकते थे। कहां पे हमने कहां पे कवर किया है, मल्टीपल प्लेसेस, GS3 मॉड्यूल, इंटरनल सिक्योरिटी लेक्चर 4, पल्स हैंड रिटन नोट्स 42 to 46। लुक एट दिस, ठीक है। चलो, एक्सट्रीमिज्म क्या होता है बता दिया आपने। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LWE, सॉरी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय LWE, ये लो, वो छोड़ो, सबसे पहले ये पूरा उठाते हैं ना। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या है, ठीक है, पूरा बता दिया आपने। हाउ हैज द पीपल बीन अफेक्टेड, वो भी बता दिया। ये नहीं लिखना है गाइस, व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, इस बार पेपर में आया नहीं है। आपसे क्या पूछा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज टू डील विद नक्सलिज्म इन इंडिया, समाधान डॉक्ट्रिन, नेशनल एक्शन पॉलिसी, ऑफेंसिव स्ट्रेटजी, सेंटर स्टेट कोऑपरेशन, सोशियो पॉलिटिकल स्कीम्स। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में और क्या लिखोगे बताओ। डन, दैट्स इट, दैट्स व्हाई इट हैज बीन पुट ऑन द इजियर साइड। ये स्लाइड्स में से उठाया गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्सप्लेन हाउ द फिस्कल हेल्थ इंडेक्स कैन बी यूज्ड एज अ टूल फॉर असेसिंग द फिस्कल परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। इन व्हाट वे इट वुड एनकरेज द स्टेट्स टू अडॉप्ट प्रूडेंट एंड सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसी। देखो, इस क्वेश्चन को डिफिकल्ट इसलिए डाला है क्योंकि ये क्वेश्चन जनरली ने थोड़ा स्पेसिफिक ज्यादा है, एंड आई रियली डाउट कि बहुत स्टूडेंट्स इसका एग्जैक्ट फैक्ट विथ गुड एक्सप्लेनेशन लिखकर आए होंगे। आई रियली डाउट दैट, बट सर वेयर हैव बी कवर्ड, दैट्स व्हाई आई पुट इट ऑन द डिफिकल्ट। मैंने आपको क्या बोला था, सिर्फ एक ही डिफिकल्ट क्वेश्चन डालूंगा। PYQ लिंकेज, नो सर, हमने कहां पे कवर किया, इकोनॉमी फाउंडेशन में आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया, फिस्कल कंसोलिडेशन, वहीं पे मैंने आपको कुछ बेसिक्स आइडियाज बताए हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस इंडेक्स के बारे में आपको मैंने यहां पे बताया है। ये आप देखो, ये इकोनॉमी फाउंडेशन में ही हम लोग पढ़ाते हैं। लुक एट दिस। तो कुछ फैक्ट है, मैं इस क्वेश्चन को क्या सर पूरा क्लेम कर रहा हूं, नो, यही एक क्वेश्चन है जो मैं आधा क्लेम कर रहा हूं। दिस क्वेश्चन इज ओनली द हाफ, जिसमें मैं आपकी शायद पूरी मदद नहीं कर पाया। अदरवाइज अभी तक जितने क्वेश्चन भी मैंने क्लेम किए एक सी वाटर इंट्रूजन के बाद, मैं आपको बता रहा हूं, आपके अगर 2 पेज है हमारे कंटेंट से, आपके वो जो पेज है 2 क्या 3 पेज आप भर देते। चैलेंज आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं है उन क्वेश्चंस में, चैलेंज आपकी ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ उसमें से कितना रेलेवेंट उठा के लिखना है, यस और नो। बट ये जो 11th क्वेश्चन है, इसमें हमने आपकी बस इतनी हेल्प की होगी इसमें, दैट समहाउ अगर आपने हमसे इकोनॉमी फाउंडेशन में पढ़ा है तो फिस्कल हेल्थ इंडेक्स आपने सुना हुआ है, तो वहां पे जाके ना आप एकदम से सरप्राइज्ड या ब्लैंक नहीं रहे। अदरवाइज क्या कहते हैं ना, जब फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आता है ना यार, तो ऐसा लगता है यार ये क्वेश्चन तो हमने पढ़ा ही नहीं है, अब क्या करें, कैसे करें।
सो दैट वुड हैव बीन अ चैलेंज गाइस। तो बस हमने शायद आपको ना वो सरप्राइज कम या शॉक कम होने दिया होगा बाय गिविंग दिस इंडेक्स। बाकी इसका बोलोगे सर वो जो पॉइंट फॉर्म में आंसर, नो, दैट वी हैव नॉट डन इट। ठीक है सर, इसकी अंडरस्टैंडिंग भी हमने वो मेंस वाली इस क्वेश्चन के लिए डेवलप नहीं कर, जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने मेरा एग्रीकल्चर देखा होता तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये तो बच्चों जैसे सवाल है। क्रॉपिंग पैटर्न जो आया है फॉर द हाई वैल्यू क्रॉप्स, बच्चों जैसे सवाल है। या आपका जो टेररिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, या इवन एनर्जी वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, एनर्जी, वो हम लोगों के लिए इट इज ऑन अ इजियर साइड। लेकिन मैं फिर भी ना जस्ट टू असिस्ट द गाइस, और उनको ये नहीं लगेगा सर ये इतना इजी भी नहीं था, तो इसीलिए मैं कुछ क्वेश्चन को ना मीडियम डालता हूं, क्योंकि मुझे पता है जिसका कंटेंट, अगेन आई एम सेइंग, जिसकी अंडरस्टैंडिंग दी है, उसका कंटेंट दिया है, उसके फैक्ट दिए, इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं, लिखना तो आपको है। So this question 11th we have shown you that ये जो fiscal health index ये रहा। So next sir discuss the rationale of the PLI scheme. What are its achievement? In what way can the functioning and outcome of the scheme be improved? Now this is again I put it on the medium side. क्यों medium side? देखो PLI scheme पढ़ते हैं, पढ़ाई है, बिल्कुल सही, but very important point is इसके जो मैंने facts दिए थे ना आपको PDF में, मैंने जो आपको फैक्ट दिए हैं वो थोड़े से इसमें ना 2 साल पुराने फैक्ट है, मतलब वो जस्ट लेटेस्ट जो पीएलआई मानो पीआईबी से आया है वो नहीं। इसीलिए अगेन दिस इज अनदर क्वेश्चन जिसका मैं आधा क्लेम कर। अब आप सोच रहे होगे ना, जो मैं आपको स्टार्टिंग में बोला था कि कौन से 2 क्वेश्चंस को मैं आधा क्लेम कर रहा हूं, ये वाला। अदरवाइज आप देखो पीएलआई का क्लियरली एक्सप्लेन द पीएलआई इन द क्लास, क्लियर। मैंने आपको पीएलआई का क्वेश्चन बेसिस पे दिया है कि पीएलआई ये क्वेश्चन है, अचीवमेंट क्या है पीएलआई स्कीम, मेजर्स नीडेड। लेकिन ये जो अचीवमेंट है इसके मेरे को और पॉइंट्स आपको देने चाहिए थे। मेरे पास जो फैक्ट मैंने आपको दिया है वो 2023 का। आई थिंक यहां पे थोड़ी सी और शायद ना मेरे को और अपडेट आपको देना चाहिए था। अगर आप लोगों ने खुद किया हो तो और अच्छी बात है, आई वुड बी रियली हैप्पी, बट मैं इसको पूरा क्लेम नहीं कर रहा, बट डेफिनेटली दिस इज हाफ क्लेम्ड इन अवर थिंग। तो अगर आप देखोगे 2 हाफ और 1 नहीं, तो अभी तक हमारे नोट्स एंड लेक्चर्स में से 2 क्वेश्चन नहीं है। 2 क्वेश्चन 11th एंड 12th का हाफ ऑफ, एंड आपका एक क्वेश्चन पूरा, वो 8th क्वेश्चन सी वाटर इंट्रूजन, वो पूरा। बट अदरवाइज बाकी क्वेश्चंस पूरे के पूरे आपके आंसर्स होते। मैं फिर बोल रहा हूं आपको गाइज, हमने पीएलआई का क्वेश्चन दिया है, पूरा आंसर दिया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं ये इसके एक्चुअल में और पॉइंट है, ये तो मैंने यहां पे ना सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स लेकर आया। 13th एग्जामिन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर। ये तो ऐसा लगा कि डायरेक्टली लगता है कि मेरी एग्जैक्ट क्लास में से पूछ लिया। पीवाईक्यू लिंकेज तो है ही है, बट लेक्चर 3 इरिगेशन सेक्टर ग्राउंड वाटर क्राइसिस, पल्स हैंड रिटर्न नोट्स, इन्वायरमेंट में मल्टीपल प्लेसेस पे हमने दिया है। इकोनॉमी आपने पढ़ी है तब तो है ही है, चलो सपोज आपने एनवायरमेंट की पल्स पढ़ी होगी तब भी वहां भी आंसर है। लेट मी शो यू दिस 1 पेजर। 1 पेज में मैंने आपको इतनी बढ़िया तरीके से क्लास में स्टेक होल्डर अप्रोच बताई थी कि अगर आपको ग्राउंड वाटर क्राइसिस पढ़ना है तो स्टेक होल्डर अप्रोच निकालो। क्यों? मैंने आपको बताया उस टाइम पे कि एग्रीकल्चर इज अ मेजर चैलेंज टू ग्राउंड वाटर। और अगर आपने एग्रीकल्चर के पॉइंट्स नहीं लिखे हैं यहां पे, लेट मी टेल यू गाइज, यू हैव डन रॉन्ग। क्योंकि ग्राउंड वाटर का 80% प्लस यूज गोज टू द एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में कहां पर? इरिगेशन सेक्टर। तो आपको जो पॉइंट्स लिखने हैं मैंने क्लियरली आपको दिया है, रीजंस, स्क्यूड क्रॉपिंग पैटर्न टुवर्ड्स वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स, प्लस हम एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट भी वही करते हैं, मेनली राइस, शुगर, फ्री पावर बाय स्टेट गवर्नमेंट, फ्लड इरिगेशन, एक्सपोर्ट ऑफ वर्चुअल वाटर, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, फिर उसके बाद डोमेस्टिक एंड दिस इंडस्ट्रियल। लेकिन मेजरली ग्राउंड वाटर क्राइसिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। और मैंने आपको सॉल्यूशंस भी बताए। लुक एट दिस मिहिर शाह कमिटी रिकमेंडेशंस, इजीली इट कैन बी आंसर्ड। ये मैंने 1 पेजर में क्लास में, नोट्स में, इकोनॉमी की, इन्वायरमेंट में, इवन इन्वायरमेंट में भी। जस्ट लुक एट दिस, देखो ना कितना बड़ा वाटर क्राइसिस हमने कवर करके रखा। लुक एट दिस वाटर क्राइसिस इन इंडिया। फैक्ट बताया मैंने आपको यहां पे
पूरे फैक्ट, ठीक है। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन सिनेरियो, हाउ इंडिया इज द लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर यूज, इंपैक्ट, रीजंस क्या है, लुक एट दिस रीजंस, ठीक है। आप देखते चलो, अनसस्टेनेबल, राइजिंग डिमांड, पॉल्यूशन, पब्लिक डिस्कनेक्ट, फिर ये गवर्नेंस चैलेंजेस भी बताए। चलो ये नहीं, रीजनल वाटर स्कैर्सिटी नहीं, मैंने तो वाटर क्राइसिस को अगर स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक पूछ लेना यूपीएससी तब भी आंसर हो जाएगा, इतना हमने तरीके से कवर किया। अच्छा इंपैक्ट क्या है, हटाओ उसको, वाटर गवर्नेंस वाला भी हटाओ, कोई बात नहीं। स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू टैकल द वाटर क्राइसिस, ऑन व्हाट स्टेप्स शुड बी टेकन टू टैकल वाटर क्राइसिस, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, ठीक है, कम्युनिटीज को क्या करना चाहिए, ऑल दिस थिंग हैज बीन गिवन हियर। सो दिस इज व्हाट द डायरेक्ट क्वेश्चन, ऐसा लगा ये तो यूपीएससी ने सेम क्लास से देख के बनाया। लुक एट दिस नेक्स्ट, अगेन इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन गाइस, elaborate the scope of the food processing, elaborate the measures taken by the government in the food processing for generating employment। PYQ देख लो यार आप इसका, आपको याद है मैंने आपको बोला था कि इस साल पीडीएस से क्वेश्चन नहीं आएगा, फूड प्रोसेसिंग से आएगा। अगर आप लोगों ने सुनते हो, मैंने आपको क्यों बोला था, इसको इसीलिए बोला था ना कि इस साल यार पीडीएस से क्वेश्चन आ गए 2024 में, तो पीडीएस से तो नहीं आएगा, अब आएगा फूड प्रोसेसिंग, क्योंकि पीडीएस और फूड सिक्योरिटी एंड फूड प्रोसेसिंग वो ऐसे टॉपिक है जिसमें यार सेम टू सेम थीम रिपीट होती है, सेम टू सेम। क्या बोलूं, अब मुझे बताओ, जब सेम टू सेम थीम रिपीट हो रही है तो यूपीएससी भी कहता है यार चल यार अगले साल फूड प्रोसेसिंग डाल देते। और मैंने बोला था स्टूडेंट्स को कि फूड प्रोसेसिंग पे डेफिनेट आएगा, फैक्ट वैक्ट रटा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन तो इजी है, डायरेक्टली पीवाईक्यू से भी आंसर हो जाएगा। elaborate the scope and significance, sir, elaborate the measures taken by the government, elaborate the policy taken by the government to meet the challenges। GS3 मॉड्यूल, पल्स हैंड रिटन नोट्स, आप डायरेक्टली क्वेश्चन है, देखो ना, जस्ट लुक एट दिस, सिग्निफिकेंस फूड प्रोसेसिंग का, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, सब कुछ तो है, और क्या चाहिए आप लोगों को। ये देखो, अच्छा मैंने वन पेजर तो आपको दिखाया ही नहीं, ये वाला ग्राउंड वाटर क्राइसिस का, लुक एट दिस, हाउ नाइस इज दिस वन पेज। अब बताओ कैसे आंसर नहीं होगा वो ग्राउंड वाटर वाला। क्लियर, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, मेगा फूड पार्क स्कीम, पीएम फॉर्मलाइजेशन, सब कुछ है, इससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए। अब इसको आप बोलोगे सर ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, इवन मैंने आपको स्कोप भी बहुत अच्छे से बताया, उसमें आप फैक्ट वैक्ट देखोगे, ड्राइवर्स, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, दैट इज क्लियरली गिवन इन द पल्स हैंड रिटन नोट्स। ठीक है, एक मिनट में लाया तो हूं, ये रहा भाई, मैं सोचूं कि मेरे को मिल क्यों नहीं रहा। फूड प्रोसेसिंग बताया, ये रहा सर सिग्निफिकेंस, सर ये रहा स्कोप। स्कोप मतलब क्या, व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ फूड प्रोसेसिंग, सर मार्केट यूज, इंक्रीज डिमांड, लुक एट द फैक्ट, इंक्रीज ई कॉमर्स, स्टार्टअप, प्रोएक्टिव, पेनिट्रेशन, ये सब चीजें हैं। सर अभी तक हम सिर्फ 10% ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट प्रोसेस कर रहे हैं, सर स्टेटस ये है। सो ये हमारा स्कोप है ना। मैंने आपको सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी बताया था, ठीक है, चैलेंजेस हटा दो, फिर ये रहा अपने गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, डन। नेक्स्ट, हाउ डज नैनो टेक्नोलॉजी ऑफर सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, हाउ कैन दिस टेक्नोलॉजी बी हेल्पफुल टू अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर। सो देखो ये बहुत स्पेसिफिक है कि सर इट इज नॉट आस्किंग जनरली अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, नो sir, the question is asking application of nanotechnology in agriculture, that's why I put it on the medium। difficult क्यों नहीं, directly covered है। अगर आप लोग अभी तक पैटर्न नहीं समझ पाए हैं तो आप गलत पढ़ रहे हैं। आप लोगों को क्लियरली पता होना चाहिए कि अच्छा यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन हेल्थ, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन फूड सिक्योरिटी, यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, ऐसे ही पढ़ना। सर मैंने इसको कहां पे सिर्फ क्लास में कवर किए, जब मैं फर्टिलाइजर पढ़ा रहा था तब मैंने कवर किया लिक्विड नैनो यूरिया, लुक एट दिस। लेकिन सर साइंस से क्वेश्चन तो है तो साइंस का, बट सर मैंने यहां पे आप देखो क्या कवर किया, ये सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ फार्मर्स। तो हाउ माय एग्रीकल्चर क्लासेस विल बी हेल्पफुल, एक तो मैंने जब फर्टिलाइजर्स कवर किया, बट वन इंपॉर्टेंट पार्ट, जब हम टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस देखते हैं एग्रीकल्चर में, सो व्हाई दिस टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन इज यूजफुल गाइस, इज यूजफुल फॉर द फार्मर्स, हाउ इट कैन अपलिफ्ट द सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, दैट पार्ट कैन बी यूज्ड। वो डजंट मैटर कि वो कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, चाहे वो बायोटेक हो या आईसीटी हो,
आप इजीली रिलेट कर सकते हो। वो जो पॉइंट्स मैंने बताया, रोल ऑफ टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन इन दी एग्रीकल्चर, दैट पॉइंट्स मोर और लेस इज ऑन द टेक्नोलॉजी न्यूट्रल साइड। मतलब उसमें से अगर मैंने आपको 10 पॉइंट बताया तो 4 पॉइंट तो आप डेफिनेटली यूज कर पाओगे, ठीक है। फिर भी आप देखो यहां पे नैनो टेक्नोलॉजी का, लुक एट दिस इज टेकन फ्रॉम दी पल्स हैंड रिटन नोट्स, पेज नंबर 291 292। आप साइंस की देखोगे, इकोनॉमिक एंड साइंस डेवलपमेंट की जो पल्स है, कैसे कैसे यहां पे लिक्विड नैनो यूरिया का भी बताया है, उसी के कुछ बेनिफिट्स भी है। contribute to precision farming, can help in increasing agricultural productivity including drought resistant crops, clear। फूड प्रोडक्ट्स के लिए कैसे और इंप्रूव कर सकते हैं ये नैनो एनकैप्सुलेशन, नैनो फर्टिलाइजर्स, ठीक है। सो लाइक दैट यू हैव टू कम आउट विद दीज पॉइंट्स, प्लस हाउ दिस टेक्नोलॉजिकल एडॉप्शन कैन हेल्प एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, चलो ये हटा दो, बेटर मार्केटिंग, improved decision making, like that it can help in uplifting the socio-economic status of farm. Next, sir, India aims to become a semiconductor manufacturing hub. What are the challenges faced by the semiconductor industry? Mention the salient features of Indian semiconductor mission. मैं आपको सही बताऊं, ये सेमीकंडक्टर के बारे में मैं कब से पढ़ा रहा हूं, जब से 2022 कोविड में एक बार चिप शॉर्टेज हो गई थी, तब से मैं ये सोच रहा हूं कि सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन कब आए, तब से सोच रहा हूं अब आएगा अब आएगा अब आएगा, लेकिन अब 2025 में है। और ये इसी को मैंने कवर कहां पे करता हूं, क्योंकि फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। तो सेक्टोरल एनालिसिस, मैं जो अपने GS3 मॉड्यूल में एक इंडस्ट्री का PDF अटैच करता हूं Q&A, उसमें सेक्टोरल बेसिस इंडस्ट्रीज कि कभी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, टेक्निकल टेक्सटाइल्स या EV, जैसे देखो मैं माइनिंग भूल गया, मुझे लगता है यार मेरे को ना GS1 की पूरी इंडस्ट्री अपने में कवर करने लेनी चाहिए, कि GS1 में जो कवर होना चाहिए वो मैं खुद कर लूं, क्योंकि कम से कम माइनिंग कवर किया होता तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी मैं हिट मानता, बट नहीं किया, आई फॉरगॉट दैट। जबकि क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूं, नेक्स्ट आएगा। बट मैं सेमीकंडक्टर का ना एक्चुअली बहुत टाइम से वेट कर रहा था। नॉट ओनली दिस, हम लोगों ने इसको GS1 में भी कवर किया। अगर आप पल्स मेंस हैंड रिटन नोट्स देखोगे, और जिन्होंने हमसे ली हुई है पल्स मेंस हैंड रिटन नोट्स, उनको हमने मेंस 2025 के अपडेट्स दिए, और वहां पे हमने GS1 इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में सेमीकंडक्टर कवर किया है। लेट मी शो यू दिस थिंग। ये तो आपका क्वेश्चन दिखाया मैंने, और अब देखना कि पेंडेमिक लेड सर्ज इन सेल्स, मैंने आपको क्या बोला, ये क्वेश्चन मैंने बनाया ही 2022 के बाद है। 2023 में आई थिंक आई हैव मेड दिस, यस 2023 आई मेड दिस क्वेश्चन। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 2023 में आए, 24 में भी नहीं आया, लेकिन चलो 25 में आ गया। होपफुली आई हैव बीन एबल टू आंसर दिस वेल। सब चीजें इसमें मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े स्नैपशॉट निकाले हैं कि पेंडेमिक लेड सर्ग, आप देखो सेमीकंडक्टर मिशन दिया है, गवर्नमेंट के और इफेक्ट दिए हैं, रोड ब्लॉक्स दिया है, सब कुछ दिया है इसमें एक्चुअल में, सब कुछ। लेकिन सिर्फ ऐसा थोड़ी नहीं है, मैंने आपको क्या बोला, हमने GS पेपर 1 में भी कवर किया। जस्ट लुक एट दिस, इसको हमने, मैंने आपको और दिखा रहा हूं, रुको अच्छे से, शायद यहां पर है, ये देखो, बहुत सारी इंडस्ट्रीज कवर की थी हमने, ये हो गई सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, GS1 में कवर्ड है ये, GS1 में ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री देख रहे हो आप, GS पेपर 1, क्योंकि हमने ये एज एन अपडेट दी उनको। सिग्निफिकेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं आया। बॉटलनेक्स, वही मतलब चैलेंजेस, ठीक है। डोमिनेंट रीजन्स क्या है ये भी आपको पता है, स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स, ऑल दोस थिंग्स। फिर उसके बाद हमने यहां पे गवर्नमेंट मेजर्स भी बता दिए। सो लाइक दैट यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज माइनिंग क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज मीडियम लेवल, है ना, बट कई बार वही होता है ना, कुछ ऑब्वियस चीजें हम भी भूल जाते हैं ऑब्वियसली, एंड आई एम ऑनेस्टली नॉट हैप्पी विद दिस। यार ये ऑब्वियस चीज थी यार, इसको GS1 के साथ मैं GS3 में भी, मुझे आपको नोट्स ही तो देने थे, क्योंकि मैं एक्चुअल में चाहता हूं कि मेरा मतलब देयर हैज बीन अ ड्रीम कि 20 के 20 क्वेश्चंस सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास से हैं, कि 20 क्वेश्चंस एंड दैट इज नॉट हाफ आंसर्ड, कंप्लीटली आंसर्ड। तब मजा है कि यार सर बोले सर 20 के 20 क्वेश्चंस हैं। आई हैव बीन एबल टू अचीव दैट 80%, चाहे वो प्री हो चाहे मेंस हो, 80% इज फॉर श्योर। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू गाइस,
हो सकता है बाकी लोग 75 बोले, कोई 90 बोले। माई पॉइंट हियर इज, मैं जो 80% बोल रहा हूं मैं उसका फुल कंटेंट बोल रहा हूं कि यार अगर मैंने आपको 2 पेज का कंटेंट दिया उसमें से आप लिख के, मैं आपको ना सिर्फ वो नहीं बोल रहा हूं कि यार ये नहीं मेरी थीम, यार मैंने ये कवर करवाया था, क्योंकि मेंस ना एक बहुत सब्जेक्टिव एरिया है। आपको लगेगा हाँ यार इतना कवर करवा दिया, इतना तो बच्चा लिख ही लेगा। मैं ये कहता हूं बच्चा आज का लिख ही नहीं पा रहा है, मुझे ये पता चल गया बच्चा लिख ही नहीं पा रहा है, तो मुझे क्या उसको देना पड़ेगा। क्योंकि आप ये सोचो ये जो पेपर बना है ना, अभी तो ये 3 है, ये 3 आपको लिए इजी पेपर है, 3 इज एन इजी पेपर। 2 की जब मैं एनालिसिस लूंगा ना तब आपको लगेगा सर ये कैसे करेंगे, तब आपको समझ में आएगी सर हाँ यार जो सर जो आप फ्रेमवर्क्स बताते हो, चाहे सर वो इकोनॉमी के हो, सर जो आपने डेवलपमेंट के फ्रेमवर्क्स बताए हैं, सर जो आपने एग्रीकल्चर के फ्रेमवर्क्स बताए, सर ऐसे ही GS2 में पॉलिटी के फ्रेमवर्क्स क्यों नहीं है। क्योंकि अगर आपका फ्रेमवर्क तैयार है उसके बाद तो आप कंटेंट ही तो फिल कर रहा है, उसके बाद आपको कंटेंट फिल करना है। सबसे बड़ी इशू पता है क्या आता है, ये जो बिल्डिंग जैसे आप तैयार कर रहे हैं ना, तो इस बिल्डिंग में सर ये रूम इतनी साइज का बनेगा, ये वॉशरूम इधर बनेगा, सर यहां इस तरीके से, दैट इज अ चैलेंज। उसके बाद जब रूम बन गया है तो उस रूम में आपको टेबल लगानी है, कुर्सी लगानी है, ये इजी थिंग है। और लोग अभी क्या कर रहे हैं, आपको बता देना चाहिए ये टेबल अच्छी है, ये कुर्सी अच्छी है, वो तो हमारा कंटेंट अवेलेबल है ना मार्केट में पल्स का, बट फ्रेमवर्क्स टू डिफिकल्ट। और आप जितनी भी कोशिश कर लो यूट्यूब में बहुत मुश्किल है फ्रेमवर्क्स। सिर्फ आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन जो एक अंडरस्टैंडिंग वो शायद बिल्ड ना हो। सो 17th क्वेश्चन डन, राइट। 18th, write a review on India's climate commitment under the Paris Agreement. Easy question. How they have been strengthened in COP 2026, that is COP 26 sorry 21 में, ठीक है, like that. थोड़ा बहुत इसका PYQ लिंकेज है। मेजर आउटकम्स बताने थे 26 सेशन ऑफ COP, व्हाट आर द कमिटमेंट्स मेड बाय इंडिया, तो ऑलमोस्ट मेजरली लिंक्ड है नहीं है। अब इसको हमने कहां पे कवर किया, लेक्चर 2 क्लाइमेट गवर्नेंस, डायरेक्टली एक एक पॉइंट कवर्ड है, पंचमृत पूरा कवर्ड है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी PDF, ये हमने लेटेस्ट फैक्ट जो हमने अपलोड किया, ये लेटेस्ट फैक्ट, प्लस हमने पल्स में ना प्री की बुक में सब कुछ दिया है, आप ये देखो कहां गया इसका। तो आप GS3 मॉड्यूल अगर आपने लिया है तब भी आंसर कर सकते हो क्लास में से, अदरवाइज अगर आपने ऑलरेडी प्री में बारे में पढ़ा हुआ है पल्स से, तो ये देखो पूरा पेरिस एग्रीमेंट, फिर पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये COP 26 ग्लासगो समिट, इंडिया के कमिटमेंट क्या है ये भी है। लेकिन सर लेटेस्ट फैक्ट तो हमने अपनी सिर्फ GS3 मॉड्यूल में दिया है। लेटेस्ट फैक्ट हमने GS3 मॉड्यूल में कि इंडिया ने अभी तक क्या क्या किया। एमिशन इंटेंसिटी जो 45% रिडक्शन है वो हम 36% कर चुके हैं। नॉन फॉसिल फ्यूल फरवरी 2025 तक नॉन फॉसिल फ्यूल हैज बीन 47.37, लेटेस्ट फैक्ट है फरवरी तक। रिन्यूएबल एनर्जी हमने इतनी, हमारा टारगेट कितना है 500 GB का है, 500 गीगावाट, क्लियर। सोलर एनर्जी एक्सपांशन, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट कवर, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी, ये सब हमने फैक्ट है लेटेस्ट, ठीक है। What are the major challenges to internal security and peace process in the north? Map the various peace accords and agreement. Again, शायद ये क्वेश्चन मैंने मीडियम डाला है, लेकिन मन तो मेरा इसको इजी डालने में था, बट स्टिल की चलो कोई बात नहीं आप लोगों के लिए, क्योंकि हो सकता है शायद आप में से कई लोगों को पीस अकॉर्ड्स नहीं पता है कि क्या क्या हो। हमने ये पीस अकॉर्ड्स अपने क्लास में भी डिस्कस किए हैं, GS3 मॉड्यूल लेक्चर 5 इंसर्जेंसी एंड हैंड रिटन नोट्स में भी कवर्ड है डायरेक्टली। आप ये देखो नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या है पूरा एक्सप्लेन्ड, पीस अकॉर्ड्स भी बताएं, लेकिन बुक आप ये देखो कि कितने ज्यादा डिटेल्ड में हमने बताया। लेट अस सी इंसर्जेंसी, कोई बात नहीं अभी यहां से नहीं, अब अपन करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी क्या है। मैप के साथ नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी आपने स्टार्ट करी। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल, आपको देखते जाना है कि जो जो क्वेश्चन पूछ रहा है आपको वो उठाना है, आपको हर चीज नहीं उठानी है, ठीक है। मेजर चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी एंड पीस प्रोसेस, मतलब वही हो गया आपका कि क्या चैलेंजेस हैं, चलो बता दिया आपने। इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, असम में मेजर इंसर्जेंट ग्रुप्स, की इश्यूज और स्टेटस। पीस अकॉर्ड्स यहीं पे बताते चल रहे हैं। नागालैंड में
ठीक है, स्टेटस, पीस अकॉर्ड्स, पीस अकॉर्ड्स त्रिपुरा में हर जगह कौन कौन सा अकॉर्ड कहां कहां पे किया है, ये देखो, पीस अकॉर्ड विथ यूएनएलएफ इन 2022, मणिपुर, मिजोरम में पीस अकॉर्ड हमने कब लिया, 1986 में, खत्म। मेघालय में हैज बीन लेस प्रोमिनेंट। इस तरीके से हमने देखो हर एक का पीस अकॉर्ड बताया, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन वो भी बताया, लेकिन इसको जरूरत नहीं है। अब देखो हमने मैप में, ये सोचो हमने हमारी बुक में डाला हुआ है, ये मत सोचो कि भाई ये बाबू हमने हिंदू से उठा के लाए। पेज नंबर 52, पेज नंबर 52 हमने पल्स हैंड रिटन नोट्स में डाला, कितना बढ़िया मैप में दिया हुआ है कि कौन कौन से पीस अकॉर्ड्स कहां कहां पर क्या साइन हुए। यस और नो, आसाम में देख लो, फिर आप त्रिपुरा में देख लो, बाकी हर जगह देख लो, मणिपुर में देख लो। सो ये जो डायलॉग्स है आपके हर जगह हमने आपको ऊपर भी दिया है और मैप में भी दिया है। इससे ज्यादा आपको इस क्वेश्चन में और क्या करना चाहिए, क्लास में कवर्ड है, नोट्स में कवर्ड है, जैसा पूछा है डन। और पीवाईक्यू भी है, व्हाट व्हाई इज मैरीटाइम सिक्योरिटी वाइटल टू प्रोटेक्ट इंडिया सी ट्रेड, मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस बताएं, वे फॉरवर्ड। क्या इजी क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन पीवाईक्यू देखो, मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस क्या है, क्या इनिशिएटिव्स टेकन टू इंप्रूव दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी। GS3 मॉड्यूल इंटरनल सिक्योरिटी लेक्चर 2 पल्स हैंड रिटन नोट्स पेज नंबर 32, लेक्चर के स्नैपशॉट ये रहे, क्लियर। लेकिन आपको बस नोट्स दिखा देता हूं एक बार, ये नहीं, ये तो इंसर्जेंसी का है। अब ये देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी, मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या है आपको पता है, लेकिन सिग्निफिकेंस, व्हाई देयर इज अ नीड फॉर दिस मैरीटाइम सिक्योरिटी, पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स हैं पूरे तरीके से। चैलेंजेस पूछा नहीं है क्वेश्चन में तो आपको बताना नहीं है, आपसे पूछा, सॉरी चैलेंजेस पूछा, सॉरी चैलेंजेस पूछे है ना, डिस्कस द मैरीटाइम एंड कोस्टल सिक्योरिटी चैलेंजेस, तो आपको बता देने कैसे चैलेंजेस पूछे हमने, जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स गेम, इमर्जिंग थ्रेट्स, अनकन्वेंशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स। और वे फॉरवर्ड, आप वे फॉरवर्ड भी बता दो कि भैया ये रहा पाथवेज फॉर स्ट्रेंथनिंग मैरीटाइम सिक्योरिटी। इससे ज्यादा कंटेंट आपको कितना देंगे यार, इजंट इट। इसीलिए मैं आपको यही बोल रहा था दैट दिस ईयर मेंस पेपर has been on a predictable side, on a doable side, easier to medium side, but the challenge still remain. Why is there low score in GS3? अब ये चैलेंज के लिए मैंने आपको नंबर ऑफ थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड गाइस, वी हैव डिस्कस्ड विद द स्टूडेंट्स। GS3 की एक टर्मिनोलॉजीज होती है, GS3 के टर्मिनोलॉजी स्पेशली इकोनॉमी हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, क्लाइमेट में इतनी नहीं, एंड इंटरनल सिक्योरिटी, इन तीनों की अपनी एक टर्मिनोलॉजीज है। अगर आप उन टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज को यूज नहीं करोगे, यू विल नॉट बी एबल टू गेट अ गुड स्कोर। पहले तो आप वहीं पे बाहर हो जाओ। देखो मैं आपको बता रहा हूं लास्टली कि स्कोर क्यों कम हो रहा होगा, आपको बस ये एनालाइज करना है, सर वेयर डू आई फील। सबसे पहले नॉलेज गैप आ गया 17 डायरेक्ट, यस और नो, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं आप में से कितने लोगों ने रिवाइज करके गए होंगे और 17 क्वेश्चंस बहुत ब्यूटीफुली लिखे होंगे, आई डोंट। तो पहला आता है नॉलेज गैप कि इन्होंने सर पढ़ाई नहीं में। दूसरा आता है सर रिवीजन गैप कि रिवीजन सर नहीं कर पाए। तीसरा आता है सर हम लोग उधर गए लेकिन सर हमने ना टर्मिनोलॉजीज ही यूज नहीं की। सर अगर आपसे पढ़ा है, देखो अगर मुझसे पढ़ा है, आई एम टेलिंग यू टर्मिनोलॉजीज ही मैं यूज करता हूं। मेरी दो चीजें जो खासियत है, टर्मिनोलॉजीज एंड फैक्ट, उसके बिना आई एम नॉट गोइंग टू टेक, I don't take my economy classes. I don't take my GS3 classes if I don't tell you the terminologies and the facts. क्योंकि उसके बिना आप जितनी कोशिश कर लो, जितने टॉपिक्स बना लो, मैं जितने आपको दिखाए, कुछ नहीं होगा, स्कोर नहीं बढ़ेगा। फिर अगर इसके बाद आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आपने राइटिंग करोगे तो आपको ना एनालाइज होगा कि चाहे ये जो मैं पढ़ के क्या मैं लिख पा रहा हूं, एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, एंड इसी के लिए तो गाइज हमारा जो GS3 मॉड्यूल है दैट इज बेस्ड ऑन दिस कर्म मॉडल। कर्म, K फॉर नॉलेज, नॉलेज वी गिव यू, वी बिल्ड दैट नॉलेज थ्रू वीडियो लेक्चर्स एंड द हैंड रिटन नोट्स, एंड हैंड रिटन नोट्स। आप ये सोच रहे हो कि मतलब आपको सर मेरी पूरे के पूरे लेक्चर्स हो जाए, लेट मी टेल यू, हम जितनी भी झीक लगा लें, आपके लेक्चर से सिर्फ आप क्वेश्चंस 20 के 20 नहीं कर पाओगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं।
There is always a mix of lectures and the notes that can help you to answer that 20 question. Point number 1. Point number 2, it's again I believe कि मैं आपको कितना भी पढ़ा लूं, अगर आप अपना एप्टीट्यूड बिल्ड नहीं करोगे, अपनी नॉलेज बिल्ड नहीं करोगे, इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प. Point number 3, revision. That revision has to go through the mains PYQs जो हम लोगों ने आपको इस कोर्स में दिए, मेंस PYQ के डिस्कशन, उसके आंसर्स. एंड लास्टली, इफ यू हैव एनी इश्यूज, सर मेरे स्कोर नहीं आ रहा है, आपकी कॉपी डायरेक्टली आई एम एवैल्यूएटिंग. दैट इज थ्रू मेंटरशिप दैट आई प्रोवाइड, द पर्सनल मेंटरशिप. दिस इज व्हाट द कर्म मॉडल दैट वी हैव डेवलप्ड, सो ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ स्टडीज. बट यह है कि अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं करना है, it's your call. It's your call. Sir, what I am adding to this GS3 module, that I can say that in the batch 2 of the GS3 module, which I am launching, you will get a complimentary economy classes for prelims. Complimentary. So that your economy basic should also be strong. अगर questions आ जा रहे हैं, you should be able to answer that. ठीक है? So I hope that you guys must have done very well. Just stay tuned with us for GS2 detailed analysis like us, like this GS3, and I'll highlight how GS2 has been one of the tougher paper this year. Thank you. Take care, guys.